एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी रोशन पहाड़े। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग हमारा सॉलिड स्टेट वाला जो चैप्टर है इसकी सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हमारा वीडियो 5 है, पार्ट 5 हम लेके आए और आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जो मेरा प्रीवियस वीडियो था, जो पार्ट 4 था, इसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स के साथ में डील कर लिया था। आज हम लोग 2 पॉइंट्स डील करेंगे। एक तो क्रिस्टल डिफेक्ट और इम्परफेक्शंस, ये एक फर्स्ट पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट हम लोग कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे। सॉलिड्स की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, कंडक्ट करता है नहीं करता है, वो सब क्या आएगा। और कुछ हम लोग सेमीकंडक्टर्स भी देखेंगे, पी टाइप एन टाइप, ये भी हम लोग, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ये सब क्या है, ये सब कुछ हम इस लेक्चर्स में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि क्रिस्टल डिफेक्ट या फिर जो इम्परफेक्शंस है ये होते क्या है, वो कैसे आ रहे हैं हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन ये होते क्या है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो जो भी नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है, देखिए जो भी रियल या फिर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, ये जब फॉर्म होता है ना, तो इसमें कुछ ना कुछ डिसऑर्डर आपको मिलता है। द रियल और द नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस डू नॉट हैव परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्यों नहीं है? बिकॉज उसके अंदर कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं आपको डिसऑर्डर मिलेगा। डिसऑर्डर कहाँ मिलेगा? जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसके अरेंजमेंट में आपको डिसऑर्डर मिलेगा। ये जो डिसऑर्डर हम लोगों को मिलता है उसके अरेंजमेंट में, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में, इसको हम लोग डिफेक्ट्स या फिर इम्परफेक्शंस ऐसा बोलते हैं। सो दे हैव सम डिसऑर्डर्स और इररेगुलरिटीज इन अरेंजमेंट। एक तो डिसऑर्डर होगा या फिर वहां पे क्या होगी, इररेगुलरिटीज होंगी। कहाँ पे? इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड क्रिस्टल, एंड दीज आर कॉल्ड एज डिफेक्ट्स या फिर इम्परफेक्शंस। हम लोग इसको डिफेक्ट्स या फिर इम्परफेक्शंस ऐसा बोलते हैं। अब देखिए ये डिफेक्ट्स कैसे कॉज होते होंगे। हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? हम लोग क्रिस्टल प्रिपेयर कर रहे हैं। तो क्रिस्टल को प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो आपके डिफेक्ट्स कहाँ जनरेट हो रहे हैं? इन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। डिफेक्ट्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वो कैसे क्रिएट हो रहे हैं? इट इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक और बात है, अब इम्परफेक्शंस कितने ज्यादा है और कितने कम है, ये डिपेंड करेगा कि आपका जो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो फास्ट है कि स्लो है। अगर आपके पास इम्परफेक्शन ज्यादा है, इसका ये मतलब है कि क्रिस्टलाइजेशन का रेट फास्ट था। इसका अपोजिट मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास इम्परफेक्शंस कम है, यानी कि मेरे पास डिफेक्ट्स कम है, तो मैंने क्रिस्टलाइजेशन एट अ स्लो रेट किया है। मतलब आइडियल क्रिस्टल्स विद नो इम्परफेक्शंस, डायरेक्टली मतलब आपको पूरा का पूरा प्योर क्रिस्टल मिलेगा विद नो इम्परफेक्शंस, आर पॉसिबल ओनली एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। आप सिर्फ एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर पे विदाउट एनी इम्परफेक्शंस आइडियल क्रिस्टल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नहीं है और उसके ऊपर आपका टेम्परेचर है, तो वहाँ पे आपके जो इम्परफेक्शंस है वो हमेशा ज्यादा होंगे। अब आपका जो भी क्रिस्टल का नेचर है वो कैसा भी हो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एक सॉलिड में हमेशा मेंटेन होती है। सो व्हाटएवर बी द नेचर ऑफ द क्रिस्टल डिफेक्ट, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉलिड इज ऑलवेज मेंटेन। ये आपको इसके अंदर याद रखना है। अब थोड़ा जो डिफेक्ट्स है इसको थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो डिफेक्ट्स को हम लोग 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक तो आता है आपका पॉइंट डिफेक्ट, एक आता है लाइन डिफेक्ट और फिर आता है प्लेन डिफेक्ट। लेकिन हमको 11th स्टैंडर्ड की सिलेबस में जो पॉइंट्स मेंशन है, हम लोग सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे जो टेक्स्ट बुक में जो डाटा है उस हिसाब से। ना पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं? आर इरेगुलरिटीज प्रोड्यूस्ड इन द अरेंजमेंट ऑफ बेसिस एट लैटिस पॉइंट्स। आपको याद आ रहा होगा, मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था जहाँ पे बेसिस प्लस लैटिस इज इक्वल टू क्रिस्टल, ऐसा मैंने एक डायग्राम बनाया था। सो दे आर प्रोड्यूस्ड इन अरेंजमेंट ऑफ बेसिस एट लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट में जब बेसिस को हम लोग अरेंज करते हैं, वहाँ पे जो पॉइंट आई मीन जो डिफेक्ट जनरेट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। और ये कहाँ बात हो रही है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। अभी जो आपका पॉइंट डिफेक्ट है, दिस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अभी जो 3 टाइप्स है, इसमें देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहला जो है दैट इज स्टोशियोमेट्रिक, फिर इंप्योरिटी और फिर नॉन स्टोशियोमेट्रिक। सबसे पहली बात, ये स्टोशियोमेट्रिक क्या आता है? स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऐसा टर्म हम लोग यूज करते हैं केमिस्ट्री में। जब आप लोग बैलेंसिंग इक्वेशंस को जब आप बैलेंसिंग करते हो, अगर आपने वहाँ पे कुछ डिजिट्स को प्लेस किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रिएक्शन दी, N2 plus H2 will produce NH3, ये मैंने एक रिएक्शन लिख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे करना है इसको बैलेंस। तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे डाल दिया 3 और यहाँ पे मैंने डाल दिया 2।
अब n मेरा 2 टाइम्स हो गया, 3 2 6, 3 2 6, हाइड्रोजन मेरा 6 टाइम्स, यानी कि बैलेंस हो गया। अब ये जो 3 मैंने ऐड किया और ये जो 2 मैंने ऐड किया, इसको बोला जाता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, यानी कि वो जो डिजिट्स होते हैं जिससे आप बैलेंसिंग कंप्लीट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो भी आपके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है, जब आप इसको पूरी तरीके से बैलेंस कर देते हैं, जिन डिजिट्स का आप यूज करते हैं इनको बोला जाता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब देखिए ये जो 3 टाइप है उसमें से टाइप हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। एक तो नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बात होगी और नंबर ऑफ कैटायंस एंड आनायंस, यानी कि जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसके बारे में बात होगी, ऑफ द कंपाउंड रिमेन्स द सेम एज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स केमिकल फॉर्मूला, यानी कि वो पूरी तरीके से सेम रहेंगे जिस हिसाब से भी आपने फॉर्मूला लिखा है। यहाँ पे आपको समझना ही है डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होने के बावजूद भी उनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो चेंज होने वाला नहीं है। अब जो अगला पॉइंट है, हमें जो आपके स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स है, ये और फर्दर आगे 4 पॉइंट्स में हम लोगों ने इसको क्लासिफाई किया है। 2 पॉइंट्स मैंने लिखे, 2 पॉइंट में आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज द वैकेंसी डिफेक्ट। आपको मतलब नाम से मतलब समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं आपको वैकेंसीज मिलने वाली है जिसकी वजह से डिफेक्ट जनरेट हुआ है। देखिए अब यहाँ पे ये कंटिन्यूस है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, यहाँ पे आपको वैकेंसी मिल रही है। यहाँ पे कंटिन्यूस है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है, तो ये दोनों भी जगह पे क्या हो गई, आप लोगों को वैकेंसी यहाँ पे मिल गई है। हालांकि नीचे की जो लाइन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो वैकेंसीज क्यों जनरेट हो रही है, मिसिंग पार्टिकल्स आर क्रिएटिंग द वैकेंसी। यहाँ पे जो पार्टिकल्स मिसिंग है उसकी वजह से आपकी जो वैकेंसी है वो क्रिएट हो रही है। वैकेंसी कैन बी क्रिएटेड ड्यू टू हीटिंग। अब कभी कभी क्या होता है प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, जब हम प्रोसेस को आगे फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कभी कभी हमको हीट भी करना पड़ता है, तो कुछ जगह पे क्या होती है वैकेंसीज जनरेट हो जाती है। मास ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस, ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे 2 सब्सटेंसेस, अभी अगर आप अज्यूम करें कि यही एक सॉलिड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सॉलिड था और यहाँ पे जो सॉलिड था वो तो रिमूव हो गया, तो उसका मास क्या हो गया, वहां पे कम हो गया, लेकिन उसके वजह से वॉल्यूम का फर्क नहीं पड़ा है। सो मास ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस बट वॉल्यूम रिमेन्स सेम। अब यहाँ पे इसको जितनी ज्यादा लगने वाली थी वो तो हमने खाली रखी ना, तो उसका जो वॉल्यूम है दैट विल बी रिमेनिंग सेम, बट द डेंसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज बिकॉज आपका मास यहाँ पे डिक्रीज हो गया है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग वैकेंसी डिफेक्ट। सेकंड पॉइंट, सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट इन एलिमेंटल सॉलिड। अभी इंटरस्टेशियल क्या होता है, बिटवीन 2 पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स के बीच में। अब यहाँ पे अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, दिस इज अ कंटिन्यूअस लाइन, दिस इज अ कंटिन्यूअस लाइन, दिस इज अ कंटिन्यूअस लाइन, या फिर अरेंजमेंट, लेकिन ये एक पार्टिकल बीच में आ गया और ये एक पार्टिकल बीच में आ जाता है। अब रेगुलर अरेंजमेंट के बीच में अगर आपका पार्टिकल आ रहा है तो आपका क्या होगा, मास वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। मास इंक्रीज हो रहा है तो आपकी डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। एक्स्ट्रा पार्टिकल इंक्रीजेस द मास, यहाँ पे आपका क्या होगा, जो मास है वो इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज आप लोग तो सीधा ही चल रहे थे, लेकिन उसमें क्या हो गया, एक एक पार्टिकल्स यहाँ पे बीच में ऐड हो जाते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। अब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ने वाली कोई बात नहीं है, ये होता या नहीं होता, आपके पार्टिकल वैसे उतने ही रहने वाले थे, लेकिन इसकी वजह से आपकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, दैट इंक्रीजेस। इसी में एक और टाइप आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 हो सकते थे, लेकिन यहाँ का जो पार्टिकल है ना वो यहाँ पे आ गया बीच में, और यहाँ पे क्या होगी, वैकेंसी जनरेट हो गई। अब और दूसरा, ये यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे इंटरस्टेशियल एटम जनरेट हो गया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टेशियल इटसेल्फ। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट भी जनरेट हो गया और सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट जो है, सेल्फ इंटरस्टेशियल मतलब क्या, 2 पार्टिकल के बीच में आना, यहाँ से रिमूव हो गया, तो वैकेंसी डिफेक्ट 2 पार्टिकल्स या 4 पार्टिकल्स के बीच में आ गया, तो सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें डेंसिटी के बारे में आप क्या बोलेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ा, यहाँ से पार्टिकल निकला और सिर्फ वो यहाँ पे आ गया, तो आपकी जो डेंसिटी है दैट विल बी प्रिजर्व्ड, आपकी डेंसिटी यहाँ पे चेंज होने वाली नहीं है। जो थर्ड टाइप का डिफेक्ट हम लोग देखने वाले हैं दैट इज द शॉर्टकी डिफेक्ट। अब देखिए आपको ये डिफेक्ट में दिख रहा होगा, नेगेटिव चार्ज को मैंने बड़ा बनाया और पॉजिटिव चार्ज को मैंने छोटा बनाया। ये मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो एक बार उसको देख ले, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि मैंने नेगेटिव चार्ज को बड़ा क्यों बनाया और पॉजिटिव चार्ज को छोटा क्यों बनाया। तो देखिए अरेंजमेंट तो ये होना चाहिए था, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। नीचे क्या हो गया, पॉजिटिव है, नेगेटिव मिसिंग है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, दैट इज ओके। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सॉरी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यहाँ पे वापस पॉजिटिव नहीं है, अंदर अगेन यू हैव अ नेगेटिव। सो यहाँ पे एक मिसिंग है और यहाँ पे एक मिसिंग है। अब देखिए हुआ क्या, वैकेंसी क्रिएटेड बाय लॉस ऑफ कैटायन
नाउ कैटायन इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड बिकॉज आपका कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, अकम्पनीड बाय वैकेंसी फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ एनायन, यानी ऐसा एक डिफेक्ट जहां पे जितने कैटायंस आपके लूज हो गए हैं उतने ही एनायंस भी आपके लूज होने चाहिए या फिर लूज हो जाते हैं, ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। ऐसा नहीं होगा कि दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिसिंग है, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव मिसिंग होगा, दो पॉजिटिव है तो दो नेगेटिव मिसिंग होंगे, दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब इसकी कुछ कंडीशंस है कि शॉर्टकी डिफेक्ट जब जनरेट होगा तो उसकी कंडीशंस क्या है। सबसे पहले इट इज पॉसिबल इन आयोनिक कंपाउंड, वो आपको यहीं पे क्लियर हो गया होगा। इनफैक्ट उन स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ होगा जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं, बिकॉज यहाँ पे मैंने पॉजिटिव नेगेटिव क्या है ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो इन आयोनिक कंपाउंड्स विद फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए क्या है, हाई डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, जो आयोनिक कैरेक्टर है पॉजिटिव नेगेटिव हाईली एक दूसरे को अट्रैक्ट हो जाने चाहिए वहां पे और आप लोगों के कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन एंड स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, आपका जो डिफरेंस आना चाहिए दैट शुड बी रियली वेरी स्मॉल। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने एक 2 शेल्स वाला और एक 7 शेल वाले को आप लोग कंबाइन कर रहे हो, है ना, एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरीके से यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो साइज जो है दैट शुड बी वेरी लेस। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर आपके नंबर ऑफ आयंस जो है, व्हाट डू मीन बाय आयंस, ऑफ कोर्स कैटायंस एंड एनायंस, अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो आपका मास भी डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव मिसिंग है, यहाँ पे एक पॉजिटिव मिसिंग है, इनकी वजह से उतना मास कम हो गया ना, अगर मास कम हो गया तो आपकी डेंसिटी भी कम हो जाएगी, लेकिन इन दोनों के कम होने की वजह से वॉल्यूम में कहीं भी फर्क नहीं पड़ा है। सो नंबर ऑफ आयंस आर गोइंग टू डिक्रीज, mass is going to decrease accepted, but the volume is going to remain the same, और अगर mass decrease हो रहा है तो density भी आपकी decrease होने वाली है, ये आपको याद रखना है ना। नंबर ऑफ मिसिंग कैटायंस एंड एनायंस इज इक्वल, वो जस्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया, जितने पॉजिटिव मिसिंग है उतने ही नेगेटिव मिसिंग होंगे। देयरफॉर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज प्रिजर्व्ड, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑलरेडी प्रिजर्व्ड है। ये मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि डिफेक्ट आपका कैसा भी हो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वहाँ पे हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं। Now what are the examples? NaCl can be an example। देखो आयोनिक कंपाउंड का एग्जांपल देना है, सारे आयोनिक कंपाउंड मत दे देना वहाँ पे। NaCl, KCl, AgBr, these are the examples of Schottky defect। जो स्टोशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी उसका लास्ट टाइप है, यानी कि जो फोर्थ टाइप है वो हम लोग देखेंगे, इट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। आप लोग अगर इसको अच्छे से देखें तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन था वो मिसप्लेस हो गया है और आई मीन वहाँ पे वैकेंसी जनरेट हो गई है और वो दो एटम्स के बीच में आके प्लेस हो गया है, यानी यहाँ पे आपको वो दिख रहा होगा, बराबर। अब आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, बिकॉज हुआ क्या, वो यहाँ से तो उसने वैकेंसी जनरेट कर दी और दो एटम्स के बीच में वो आ गया, दो आयंस के बीच में आया वो। सो फ्रैंकल डिफेक्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, ये आपको इसमें याद रखना है। अगेन द लॉजिक इज सेम, जो भी नेगेटिव चार्ज होगा उसको आपको बड़ा ड्रॉ करना है और जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसको आपको छोटा ड्रॉ करना है। इसकी कुछ कंडीशंस है, एक सबसे पहले तो आयोनिक कंपाउंड में बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव है, कहाँ पे, जहाँ पे लार्ज डिफरेंसेस मिलेंगे आपको इन द साइज ऑफ कैटायन एंड इन द साइज ऑफ एनायन, ये तो फर्स्ट कंडीशन आपको याद रखनी है। सेकंड, आयंस ऑफ आयोनिक कंपाउंड मस्ट हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी लो। नेक्स्ट कंडीशंस देख ली, कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं। डेंसिटी और केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे अनचेंज रहेंगे, बिकॉज क्या है, ये आयन यहाँ पे भी अगर फॉर एग्जांपल प्रेजेंट होता तो हमने सिर्फ क्या किया है, वहां से उसको वैकेंट करवा के इंटरस्टेशन में हम उसको लेके आ गए या फिर वो आ गया है, तो वो वहां पे भी होता, या फिर ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे आप लोगों ने एक वैसा ही प्लेस किया, उसके अलावा भी आप लोगों ने एक और उसके अंदर प्लेस कर दिया है, यानी पॉजिटिव आयन उधर ही है, अरेंजमेंट रेगुलर है, सिर्फ एक आप बीच में लेके आ गए हो, ऐसा तो आपने नहीं किया है, वैकेंसी आप लोगों ने सिर्फ जनरेट करके आगे प्लेस कर दिया, तो नंबर ऑफ आयंस इज द सेम, तो डेंसिटी मास वॉल्यूम कुछ भी यहाँ पे अफेक्ट हुआ नहीं है, और इसीलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है, ये भी पॉइंट हम लोग डाल सकते हैं। तो एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा, ZnS, AgCl, AgBr, AgI, Ag के आप इन तीनों के साथ में एग्जांपल्स ले सकते हैं, एंड देन CaF2। जो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा सेकंड टाइप है, दैट इज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसमें दो टाइप्स है, एक तो सब्स्टिट्यूशनल आ जाएगा, दूसरा इंटरस्टिशियल आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशनल में देखिए बेसिकली क्या होगा, आपके पास जिस हिसाब से अरेंजमेंट चल रहा है इनको होस्ट आइटम्स बोलेंगे। अब कॉपर जो है दैट इज द होस्ट आइटम, यानी बेसिकली उसके अंदर जो आइटम प्रेजेंट होना चाहिए था वो सारे के सारे कॉपर के होने चाहिए थे, लेकिन कुछ जगह पे क्या हो गया, जिंक का सब्स्टिट्यूशन हो गया, यानी कॉपर को हमने निकाल दिया और जिंक को उसकी जगह पे प्लेस कर दिया।
अब जब दो मेटल्स को हम लोग यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं, यानी कि जब मेटल का सॉल्यूशन बना रहे हैं, हम लोग बोलते हैं कि इट इज एन अलॉय फॉर्मेशन। अब यहाँ पे जिंक और कॉपर का फॉर्मेशन हो रहा है एंड दिस इज फॉर्मिंग ब्रास। तो ये यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, ब्रास को यहाँ पे ये फॉर्म कर रहा है। इसको हम लोग डालेंगे सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट में। इसी में कभी कभी एक सबटाइप्स आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट इंप्योरिटी। नाउ व्हाट डू मीन बाय एलियोवैलेंट? देखिए, जो होस्ट आयंस का ऑक्सीडेशन स्टेट है, वहां पे जो सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होगा, यानी कि आयंस विद ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट फ्रॉम होस्ट आयंस। देखिए, NaCl का एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया है। NaCl के एग्जांपल में Na का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज ऑलवेज +1, क्लियर है यहाँ तक? तो Na+Cl- Na+Cl- Na+, इस हिसाब से अरेंजमेंट चल रहा चाहिए था। अब क्या हो गया, उसमें आ गया Sr2+, उसमें ऐड हो जाता है Sr2+ एज ए सब्स्टिट्यूशन। अब Na तो 1+ है, Sr2+ है, यानी एक Sr2+ आने के लिए आपको दो Na1+ लगेंगे, बिकॉज यहाँ पे +2 का चार्ज है, यहाँ पे +1 का चार्ज है। तो +1 को मुझे +2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो Na के आयंस लेने पड़ेंगे। अब जब Sr इसके अंदर ऐड होता है NaCl के बीच में, तो वो दो Na की वैल्यू कैसे लेगा, 1। यहाँ पे Cl के बाद में कौन आना चाहिए था, Na आना चाहिए था। तो Sr ने उसकी एक जगह ले ली और एक वैकेंसी जनरेट हो जाएगी। मीनिंग क्लियर हो रहा है आपको? एलियोवैलेंट का मतलब क्या है, जो भी आपके होस्ट आयंस है। अब देखिए, यहाँ पे होस्ट आयन कौन होना चाहिए था, Na और Cl। पॉजिटिव है तो Na आपका होस्ट आयन होना चाहिए था, लेकिन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और जो सब्स्टिट्यूशन के लिए आप ला रहे हो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैच नहीं हो रही। तो Sr जो है दैट इज +2, Na जो है दैट इज +1। तो +2+1 में बैलेंस का हो रहा है, तो दोनों +2+2 चाहिए तब बैलेंस होगा। अब क्या हो गया, Sr+2 जब आपने डाला तो Sr ने क्या किया, एक तो सोडियम की जगह उसने ले ली, सब्स्टिट्यूशन तो हो गया, एक और सोडियम की वैकेंसी वो जनरेट कर देगा जिसकी वजह से डेंसिटी को अफेक्ट ना हो। तो Cl माइनस Sr2+, Cl1 माइनस Na+, Cl माइनस, ये तो आ गया। Na+, Cl माइनस, Na+, Cl माइनस आना चाहिए था Na+, लेकिन +2 वैकेंसी की वजह से वो वहाँ पे वैकेंट ही रह जाएगा, +2 की वजह से। Cl माइनस, Na+, Cl माइनस, Na+ एंड Cl माइनस। इसका जो सेकंड टाइप आता है दैट इज इंटरस्टेशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट, यानी जो कुछ भी आप लोगों ने उसमें फॉर्म किया है उन दो एटम्स के बीच में या दो आयंस के बीच में जाके इंप्योरिटी सेटल हो जाती है। देखिए, अभी सबका सब आयन था, Fe था, बीच में कुछ ग्रीन कलर के पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल दैट इज कार्बन। इन दोनों के कार्बन कॉम्बिनेशन से हम लोग को यहाँ पे मिलता है स्टेनलेस स्टील। यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा स्टेनलेस स्टील एंड द इंप्योरिटी एटम्स ऑक्यूपाई इंटरस्टेशियल स्पेसेस ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर। तो जो लैटिस स्ट्रक्चर इसके इंटरस्टेशियल स्पेसेस में आपकी इंप्योरिटी जाके रह जाती है। सो दिस टाइप इज कैलकुलेटेड इनटू इंटरस्टेशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। जो थर्ड टाइप हम लोग देखने वाले दैट इज द नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब देखिए, इसमें बेसिकली होता क्या है, स्टोइचियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड इज चेंज्ड। स्टोइचियोमेट्री यानी जो डिजिट्स के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री में आप एक और मीनिंग ऐड कर सकते हैं, जो मैंने आपको रेशियोज के बारे में बोला था कि हम लोग जब क्रिस क्रॉस करते हैं तो उसके नीचे जो डिजिट्स आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है Na1+ एंड Cl1-, इसका जब मैं क्रिस क्रॉस करूंगा तो मुझे दे देंगे NaCl। तो यहाँ पे 1 और 1 आ गया। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे जो रेशियो दैट इज 1:1, इसको भी हम लोग स्टोइचियोमेट्री में कंसीडर कर सकते हैं। तो स्टोइचियोमेट्री तो चेंज हो जाती है बट डज नॉट कॉज चेंज इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आपकी भले स्टोइचियोमेट्री चेंज हो रही हो लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ये चेंज नहीं करते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेप जो है कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब इसमें क्या होता है, पॉसिबल ओनली इन कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स व्हिच शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपको पता होगा केमिस्ट्री में, आई मीन जो पीरियोडिक टेबल में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो बताते हैं, ये है आपके बी ब्लॉक के एलिमेंट्स जिनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। उसमें से हम लोगों ने निकल का एग्जांपल यहाँ पे लिया है Na+2 एंड O2-, यानी इन दोनों का जब आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में Na2O2 मिलेगा, 2N2 निकल जाएगा, NiO का स्ट्रक्चर आपको मिलना चाहिए था। लेकिन आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे Ni+3 मैंने डाल दिया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोइचियोमेट्री को हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। तो स्टोइचियोमेट्री चेंज होने की वजह से ओरिजिनली आपका जो आंसर था, देखिए Na+2 था, O2- था, क्रिस क्रॉस के बाद में फर्स्ट स्टेप में Na2O2 मिला, 2N2 कैंसिल हो गया, तो NiO बचता है आपके पास, मतलब आपका रेशियो 1:1 आता है। लेकिन Na+2 की जगह पे आप लोगों ने क्या कर दिया, Na+3 को यहाँ पे बना लिया, उसकी वजह से जो है इसकी स्टोइचियोमेट्री चेंज हो जाती है।
तो 1 की जगह पे अभी Na का जो 1 का रेशियो था उसकी जगह पे क्या है 0.97। ऑक्सीजन चेंज नहीं हुआ इसलिए वो वैसे ही प्लेस किया। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। A neutral atom or an extra positive ion occupies interstitial position. Interstitial position को ऑक्यूपाई कर देता है। ये जो एग्जांपल है इसमें क्या लिया हमने, Zn+2 ले लिया, ऑक्सीजन 2- ले लिया, क्रिस क्रॉस के बाद में Zn2O2 मिलेगा, 2N2 डिवाइड हो जाएगा तो आपको मिलेगा ZnO। लेकिन ये एक्स्ट्रा मेटल का आयन यहाँ पे बीच में आता है। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट है वो जनरेट होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट में। एक सबटाइप जो उसमें हमको ऐड करना है दैट इज बाय द एनायन वैकेंसीज। अब अगर एनायन में वैकेंसीज जनरेट कर लिए तो वहाँ पे कलर इम्पार्ट होगा। तो कलर और एफ सेंटर्स ये आपको इसमें याद रखना है। अब देखिए बेसिकली हुआ क्या, ये एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है, NaCl का एग्जांपल है। यहाँ पे बीच में मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा है, अब मतलब स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अब देखिए इसमें करना क्या है, व्हेन NaCl क्रिस्टल इज हीटेड, आप लोगों ने NaCl का क्रिस्टल लिया, उसको हीट कर दिया इन एटमॉस्फेयर ऑफ Na वेपर, सोडियम वेपर लैंप होता है, उसके प्रेजेंस में आप लोगों ने इसको हीट किया। Na एटम्स आर डिपॉजिटेड ऑन द क्रिस्टल सरफेस। Na एटम्स डिपॉजिट हो जाते हैं क्रिस्टल के सरफेस के ऊपर सोडियम वेपर की इसकी वजह से। देन Cl ions diffuse to the crystal surface, जहाँ पे कि Na atoms डिपॉजिट हुए हैं वहाँ पे आपके Cl के ions डिफ्यूज हो जाते हैं, creating vacancies at regular sites। अब अगर नीचे से निकलेंगे और ऊपर जा रहे हैं तो जहाँ से निकले हैं वहाँ पे क्या हो जाएंगी, वैकेंसीज जनरेट हो जाएगी। नाउ जहाँ पे जिस Cl ions ने वैकेंसी जनरेट की है उनके बारे में बात हो रही है। These Cl ions combine with Na atoms on the surface to form NaCl। ये जो Cl ions यहाँ से निकले हैं वो ये जो सरफेस पे Na atoms है इनके साथ कंबाइन हो जाएंगे और वो क्या फॉर्म कर लेंगे यहाँ पे, ऑफ कोर्स NaCl, बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम। और जो सोडियम एटम यहाँ पे ऊपर डिपॉजिट हुआ था वहां से इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज करवा लेंगे। So Na plus Cl minus will give NaCl plus an electron। इसके वजह से NaCl will show yellow color due to the formation of F center। अब ये जो हम लोग यहाँ पे इसको फॉर्म करते हैं इसको कलर या फिर F center भी बोला जाता है। जो अभी हम लोग पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं और ये थोड़ा सा आपका फिजिक्स से भी रिलेटेड होगा। देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या करना है। हम लोग कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स इनको डिफरेंस में पढ़ेंगे कि ये कब कहाँ और कैसे काम कर रहा है। अब सबसे पहले अगर कंडक्टर्स को हमको डिफाइन करना है तो ये कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं which are having electrical conductivities in the range of 10 to the power 4 to 10 to the power 7 per ohm per meter। ये कंडक्टिविटी की रेंज है। अगर आपकी रेंज 10 टू द पावर -20 से लेके 10 टू द पावर -10 तक है तो हम उनको इंसुलेटर्स में गिनेंगे। और अगर आपकी कंडक्टिविटी 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द पावर 4 पर ओम पर मीटर में है तो हम उसको सेमीकंडक्टर्स में काउंट करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज बैंड थ्योरी, समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम को ड्रॉ किया है। इस डायग्राम के बेसिस पे हम लोग इसको बताते हैं कि कंडक्टर्स कौन है, इंसुलेटर्स कौन है और सेमीकंडक्टर्स कौन है। मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि बैंड थ्योरी क्या होता है। बैंड थ्योरी में हम लोग दो बैंड्स को कंसीडर करते हैं। नीचे होता है आपका वैलेंस बैंड और ऊपर होता है आपका कंडक्शन बैंड। अगर मैं आपको एकदम इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो वैलेंस बैंड में वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आई मीन जो आउटरमोस्ट शेल के आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स है ऐसा भी आप कंसीडर कर सकते हैं, या फिर ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हम लोगों ने कंडक्टिविटी के लिए रखे हैं ऐसा हम लोग इसमें कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल यानी जो नीचे वाला वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और वहां पे उसकी कंडक्टिविटी होती है तो इसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टर्स। तो देखिए आपका वैलेंस बैंड नीचे है, कंडक्शन बैंड ऊपर है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है या फिर कभी कभी ओवरलैप भी होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के लिए काफी इजी, आप इजीली इसका मूवमेंट यहाँ पे करवा सकते हैं। सो एनर्जी गैप इज आइदर वेरी स्मॉल और इट इज ओवरलैप्ड। तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी गैप ही नहीं है आपके पास। एनर्जी गैप क्या होता है, दो जो बैंड्स है उसके बीच में अगर कुछ गैप आता है तो उसको एनर्जी गैप बोलते हैं। अब एक तो ये एक दूसरे को अटैच्ड है, आई मीन एक तो वेरी स्मॉल उसका गैप आएगा या फिर इट इज ओवरलैप। ऐसे इसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉइंट से हम आगे देखेंगे, लेकिन आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में काफी इजीली जा सकते हैं और अगर इजीली वो जा रहे हैं तो उसकी कंडक्टिविटी वहां पे पॉसिबल है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं कंडक्टर्स। अब इंसुलेटर्स में क्या है, यहाँ वैलेंस बैंड से आपके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं बिकॉज उसका एनर्जी गैप बहुत ज्यादा बड़ा है।
ये जो आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, दिस इज एनर्जी गैप, ईजी, या फिर इसको फॉरबिडन जोन भी बोलते हैं। तो एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से इवन अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, बिकॉज द एनर्जी गैप इज वेरी लार्ज। और यहाँ पे हम बेसिकली मॉलिक्यूलर सॉलिड्स या फिर नॉन मेटल्स को कंसीडर करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर्स जो है इनकी प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स लाई इन बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर्स एंड दैट ऑफ इंसुलेटर्स। इसीलिए इसका एनर्जी गैप एकदम ओवरलैप भी नहीं हो रहा है और एकदम ज्यादा भी नहीं है, इट इज समवेयर इन बिटवीन। इसीलिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि द एनर्जी गैप इज स्मॉल। देखो यहाँ पे तो आप लोगों ने वेरी स्मॉल या फिर ओवरलैप कर दिया था, यहाँ पे आप लोगों ने वेरी लार्ज बोल दिया था, यहाँ पे क्या है, इट इज अ बिट स्मॉल। तो अगर आप थोड़ा बहुत इसको हीट करें तो पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे जाए और कंडक्टिविटी हो। मैंने पॉसिबिलिटी यूज किया है, हर बार होगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो कंडक्टिविटी की रेंजेस भी मैंने आपको इसके अंदर दे दी है। अब अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो क्या होगा, आई मीन जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसके बारे में बात करते हैं। अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे अप्लाई कर दी है तो आपके इलेक्ट्रॉन्स आराम से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं एंड दे विल शो कंडक्टिविटी। एग्जांपल, आप मेटल्स के एग्जांपल ले लो, Cu, Zn, Al एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो मेटल्स आएंगे वो आप कंडक्टर्स में इसमें कंसिडर कर सकते हो। अब यहाँ पे अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स cannot jump from valence band to conduction band and therefore will show small conductivity। Actually हम लोग conductivity को यहाँ पे consider ही नहीं करते, लेकिन हम लोग फिर भी वहाँ पे लिख रहे हैं कि it will show very small conductivity। Electrons cannot jump, the reason being कि यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रॉन आई मीन जो एनर्जी गैप है या फिर फॉरबिडन जोन है, that is very large। Under applied electric field also the electrons cannot jump। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं रहे, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो फिर आपकी कंडक्टिविटी कहां से आएगी। दैट इज व्हाई ये जो इंसुलेटर्स, इसमें हम लोग रबर, प्लास्टिक ऐसे एग्जांपल्स हम लोग डालते हैं इंसुलेटर्स में। अब आते हैं सेमीकंडक्टर्स में। अब इसका जो बैंड गैप है या फिर जो फॉरबिडन जोन है वो इन दोनों से थोड़ा सा बीच में है, यानी एवरेज टाइप है। सो ऑन स्लाइट हीटिंग, हल्का सा, इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्साइटेड फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपने उसको मेटल कंसीडर कर लिया या फिर आपने उसको कंडक्टर्स कंसीडर कर लिया, ऐसा नहीं होता है। देखो मैंने आगे लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटिवली लेस इन सेमीकंडक्टर्स एज इन एनी अदर मेटल। यहाँ पे मैं कंडक्टर्स भी लिख सकता था। तो बेसिकली यहाँ पे अभी होगा क्या, जितने इलेक्ट्रॉन्स मुझे यहाँ पे जितने इजीली अवेलेबल है उतने मुझे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे उतने ज्यादा इजीली अवेलेबल नहीं है। तो अभी मैं सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह के एग्जांपल्स डाल सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स तो हम लोग इतना ही डील करेंगे। आगे हम लोग जो डील करने वाले वो पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर्स का पॉइंट है। अब सेमीकंडक्टर्स में आगे हम लोग क्या डील करेंगे। सेमीकंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो प्योर सेमीकंडक्टर है, यानी उसके अंदर कुछ भी इंप्योरिटीज हम लोगों ने ऐड नहीं की है। लेकिन जो सेकंड टाइप है दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसके अंदर हम लोग जानबूझ के इंप्योरिटीज को ऐड कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटीज इज कॉल्ड एज डोपिंग। यहाँ पे आपको डोपिंग का क्या मतलब है कि आपने एक सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्योरिटीज को ऐड किया है, इसको हम लोग डोपिंग बोलेंगे। ऐसा सेमीकंडक्टर जिसके अंदर आप इंप्योरिटी ऐड करते हो इसको हम लोग डोप्ड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं एंड दिस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू पी टाइप एंड एन टाइप। तो अभी आगे हम लोग जो पॉइंट देखने वाले हैं दैट विल बी पी टाइप एंड एन टाइप। तो जो फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दैट इज द एन टाइप, और जो सेकंड हम लोग देखेंगे दैट इज द पी टाइप। एन का मतलब नेगेटिव है, पी का मतलब पॉजिटिव है। आगे जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आपको इसका मीनिंग अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम लोग एन टाइप और पी टाइप ये कैसे जनरेट कर रहे हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रॉन रिच भी बोला जाता है क्योंकि मैंने जस्ट आपको नेगेटिव बोला, और डोनर इम्प्योरिटीज। एन मतलब यहाँ पे आपका नेगेटिव है। देखिए अभी मैंने यहाँ पे किया क्या है, आपको सिलिकॉन दिख रहा है सब तरफ और बीच में आपको फास्फोरस दिख रहा है। सिलिकॉन जो है दिस इज ग्रुप 14 एलिमेंट, यानी ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स है उसमें से हम लोगों ने इसको पिकअप किया है और इसका एटॉमिक नंबर इज आल्सो 14। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम 10th में लिखते थे हम इसको लिखते थे 284।
मैंने क्या किया, इसके अंदर एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया, यानी जो मेरी डोपिंग का तरीका था, जो मेरा डोपेंट है इसके अंदर, उसको डोपेंट बोलते हैं, जो भी आप डोपिंग में ऐड करते हो। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जो है, ये मैंने ग्रुप 15 एलिमेंट को ऐड किया, बिकॉज मुझे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसमें चाहिए थे। तो मान लीजिए मैंने फास्फोरस को ऐड किया, तो वहां पे 15 आ गया एटॉमिक नंबर, सो इट इज 2, 8 एंड 5। क्लियर है? अब देखिए क्या होगा, ये जो सिलिकॉन के लिए 4 है, आप हर जगह अगर सिलिकॉन को देखेंगे, मान लीजिए आप फर्स्ट सिलिकॉन देख रहे हैं, मैंने उसके आजू बाजू में 4 ग्रीन डॉट्स दिए, वो 4 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट कर रहा है। ये मैंने हर जगह पे दिया है, आपको दिख जाएगा कि मैंने हर जगह पे आपको क्या किया, 4-4 इलेक्ट्रॉन्स दिए, और ये एक इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे क्या करता है, ये बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ आप देखिए, ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये इस तरीके से क्या होंगे, यहाँ पे इनके जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये यहाँ पे चलते जाएंगे, इस हिसाब से इनके बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। अब क्या हुआ, आपने क्या किया, एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया, तो यहाँ से ऐसा उठा के मैंने पी को उसमें ऐड कर दिया। अब पी के 4 जो थे, ये तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिए। एक 5वां एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, ऑलवेज नेगेटिव। तो इस टाइप की जो इम्प्योरिटी को आप क्या बोलेंगे, एन टाइप, मतलब कि नेगेटिव। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ऐसा आपको बताना पड़ता है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल बी ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स आएंगे। अब वो होल्स क्या होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, आपने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया था, आपके पास 5 थे यहाँ से, लेकिन आपके पास सिलिकॉन की वैलेंसी सिर्फ एक ही थी, तो एक फ्री एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपके पास बचता है, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये सिनेरियो आपको इसमें याद रखना है। और एक और बात, यहाँ पे जो आपने ग्रुप 14 एलिमेंट्स लिए, आप सिलिकॉन या फिर यहाँ पे जर्मेनियम, आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। पी टाइप यानी कि अभी पॉजिटिव है। अब आपको थोड़ा सा अंदाजा आ रहा होगा कि शायद एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं होने वाला है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, या फिर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। अगेन मैंने ग्रुप 14 का एलिमेंट उठा लिया, सिलिकॉन। अगेन मैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284 लिखूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना अभी ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करूंगा। जो मेरा डोपेंट होगा या फिर जो मेरी डोपिंग की प्रोसेस है, डोपिंग की प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए यहाँ पे पेंटावैलेंट डाल दी थी, यहाँ पे मैं ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करूंगा। यहाँ पे ग्रुप 15 एलिमेंट्स उठाए थे, अब मैं ग्रुप 13 के एलिमेंट्स उठाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोरॉन लिया, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर इज 5, तो आपने क्या लिख दिया 2,3। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन है, वापस सिलिकॉन के आसपास आपको 4 डॉट्स दिख रहा है, वो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, इस हिसाब से इनके जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो चलेंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो बोरॉन है, एटॉमिक लास्ट शेल में कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 3 तो मैंने यहाँ पे बता दिया। ये वाले सिलिकॉन के 4 है, ये बॉन्ड किसके साथ जनरेट करेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, एक पॉजिटिव होल यानी कि नो इलेक्ट्रॉन, वहां पे एक होल जनरेट हो जाता है। ये होल को भरने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन उधर आता है, उधर होल जनरेट हो जाता है, इसकी वजह से भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी कंडक्ट होती रहती है। अब यहाँ पे क्या था, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन थे दे वर 4, लेकिन इम्प्योरिटी आपने क्या की, यहाँ पे 3 ऐड कर दी, या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, आपके पास यहाँ पे 3 थे, लेकिन 4 के साथ में उसको कंबाइन होना था, तो आपकी एक होल -1 यानी कि एक होल कम आया वहां पे। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर दी होल्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर दी इलेक्ट्रॉन्स। अब एक लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर का, विच इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ये 3 प्रॉपर्टीज है, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो डायमैग्नेटिक सॉलिड्स क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस व्हिच आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। substances जो weakly repelled होते हैं by magnetic field, that will be considered under diamagnetic substances। अब इसमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो बैलेंस कर देता है स्पिन्स को। आपको याद आ रहा होगा, वैसे भी हम लोग इसको लास्ट ईयर ऑलरेडी 11th में कर चुके हैं एमओटीज में, मैग्नेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कि अगर पेयर आपका एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पेयरिंग में आपके पास है तो हम इसको डायमैग्नेटिक कंसीडर करते थे, और अगर सिंगल है अनपेयर्ड है तो इसको पैरामैग्नेटिक में कंसीडर होता था। लास्ट ईयर हम लोग इसको ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हम लोग इस साल वापस करेंगे। हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो पार्ट आएगा तब हम लोग इसको वापस करेंगे। सो द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंसेस द स्पिन। अब यहाँ पे आपको मतलब पता होगा, ये जो पॉजिटिव है, आई मीन ये पॉजिटिव हाफ रोटेशन होता है, और ये जो अपोजिट्स आप बताते हैं ये आपका नेगेटिव हाफ रोटेशन होता है।
एंड देयरफॉर कैंसल्स द मैग्नेटिक मोमेंट, बिकॉज पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो मैग्नेटिक मोमेंट नील हो जाता है। क्या क्या एग्जांपल्स आएंगे, N2F2 NaCl H2 C6H6 मतलब बेंजीन। ये सारे एग्जांपल हम लोग इसमें देख सकते हैं। आगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस व्हिच हैव परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स एंड आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, ये सब कुछ हम लोग पैरामैग्नेटिक में कंसीडर कर सकते हैं। एग्जांपल O2 Cu2 Fe3 आयंस, ये सब कुछ इसमें आएगा। एक बात याद रखिए, O2 को हम पैरामैग्नेटिक में कंसीडर करते हैं, ये पॉइंट ऑलरेडी लास्ट ईयर VBT VACPR MOT इन सब में हम लोग इसको देख चुके हैं। ऑक्सीजन एक्सेप्शनल केस में भी जाता है, ये आपको इसमें याद रखना है। फेरोमैग्नेटिक solids which are strongly attracted by the magnetic field and show permanent magnetism. Permanent magnetism बताएगा कब, even when the magnetic field is removed. Magnetic field remove होने के बावजूद भी it will exhibit permanent magnetism. तो ये वाला लाइन आपको इसमें याद रखना है। Example FeCONi etc. यहाँ पे हमारा जो सॉलिड स्टेट का चैप्टर है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में करवा दिए थे, इसलिए इसका न्यूमेरिकल्स का सेक्शन भी अभी पेंडिंग नहीं है। छोटा चैप्टर है, 5 वीडियोस में मैंने कवर कर लिया है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। न्यूमेरिकल्स में आएंगे, FCC BCC SCC, इस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो इसको थोड़ा आप अच्छे से रिवाइज करिए। कुछ भी डाउट्स है उसे नीचे कमेंट सेक्शन में डालें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपको उसके आंसर्स दूंगा। Thank you.